हेलो। ओके, आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। और आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो टॉपिक है इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको चार फॉर्मूले याद रखना है, उन्हीं चार फॉर्मूलों के आसपास जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। थ्योरी जितना होगा हम स्किप करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी नहीं आती। These are the properties of dilute solution which are dependent on the number of solute particle and does not depend on nature of solute particle। मीन्स ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट का क्या नेचर क्या है उस पर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये कितनी होती हैं? ये फोर टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है इसमें आप नोट कर सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है फर्स्ट? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्ट में से कह सकते हैं RLVP। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसका दूसरा नाम भी है क्या है दूसरा नाम? एवलीस्कोपी। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपी। फोर्थ एंड लास्ट है ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए तो बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हम इसमें आपको डेफिनेशन लिखाएंगे और फॉर्मूला। तो डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चन भी कराएंगे हम आपको लास्ट में। फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग
इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो लिखेंगे इसमें थोड़ा, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का हमने इसका मीनिंग क्या लास्ट क्लास में बताया था कि वे सॉल्यूट मींस वे कंपाउंड जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मींस जो वेपर में फॉर्म नहीं हो पाते, वो वेपर सॉल्यूट होते हैं, जिनकी वेपर फॉर्म नहीं होती। इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, पहले लिख लो इसके बाद समझाते हैं क्या है। इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज and vapor pressure of solution सॉल्यूशन मींस जिसमें आपके पास सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल क्या था हमारे पास सॉल्यूट will always be less than of pure solution। समझिए इसका क्या मीनिंग हुआ। किसी कंटेनर में आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है आपके पास सॉल्वेंट। डिफरेंस क्या है कि इसमें केवल और केवल आपके पास एक ही कंपाउंड है जो कि आपने सॉल्वेंट के रूप में लिया है और वो अभी एकदम प्योर फॉर्म में है। और ये भी याद रखना है कि ये आपका वोलाटाइल होना चाहिए, वोलाटाइल होगा तभी तो इसके वेपर फॉर्म होंगे। तो पहले आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है जिसके वेपर फॉर्म होंगे तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर रहेगा। फिर क्या किया हमने, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, तो अब ये मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा। तो जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा वो इस वाले वेपर प्रेशर से थोड़ा कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका तो सबसे कुछ ना कुछ वेपर, इसका तो वेपर प्रेशर था, लेकिन इसका क्या था कि वेपर फॉर्म ही नहीं हुए। तो जो मिक्सचर में इसने क्या किया, इसने वेपर प्रेशर को ओवरऑल डिक्रीज कर दिया। मींस जब ये इसमें ऐड हुआ तो इसने इसके वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन में ऐड हो गया और ये तो वेपर प्रेशर फॉर्म करता है लेकिन ये नहीं करता। तो जब ये अकेला था तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर फॉर्म करेगा, और जब ये सॉल्यूट इसमें ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल इसके वेपर प्रेशर को थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। और इफेक्ट में क्या करेगा, ये इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ
solution containing non-volatile solute, ये क्या लिखा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं पी एस से, इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं पी नोट से। तो इतना नोट कीजिए पहले, हाँ इसके आगे नीचे दिख रहा है आपको, ओके तो यहां लिखेंगे दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट on cooling non-volatile solute is called vapor pressure। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस पी एस, और अगर हम बोले रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्या होगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। नोट करो इसे, अब राउट्स लॉ से हमने देखा है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होगा, पी नॉट लेकिन आप समझिए यहां पे आपके पास एक रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो इस रेशियो में ये कांस्टेंट यहां नहीं रहेगा और डायरेक्ट ही मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल्स में करना है। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, n1 अपॉन n1 प्लस n2, या फिर n2 अपॉन n1 प्लस n2। हो सकता है आपको इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आई हो कि यहां से हमने पी नॉट क्यों गायब कर दिया, तो आप यहां पे समझ लीजिए कि राउल्स लॉ क्या था,
वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर तो है आपका पी नॉट माइनस पी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये काई। अब यहां हमने क्या किया, पी नॉट माइनस पी एक्स और इक्वल किया, तो यहां आएगा आपके पास पी नॉट और यहां आएगा काई। ओके, अब क्या किया हमने, रिलेटिव वेपर प्रेशर निकालने के लिए दोनों में डिवाइड कर दिया, पी नॉट का यहाँ पी नॉट का और यहाँ पी नॉट का, यहाँ पी नॉट का किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा। ओके, तो ये अगर आपका कंफ्यूजन डाउट होगा तो क्लियर हो गया। ओके, तो हमें जब भी हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करना होगा हमें। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, पहले सभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसमें लिखेंगे थोड़ा। इट इज फाउंड that the boiling point of a solution is always higher than that of pure solvent. This increase is called elevation in boiling point. डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, आपके काम का है फॉर्मूला। हाँ, तो ये आपको समझ में तो आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ग्रेटर देन, इसको हमने किससे इंडिकेट किया है, इसको कर रहे हैं टीबी से, इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझिए कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, ओके, प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो यहां हम क्या ले रहे हैं, टीबी नॉट। ये आपका स्टैंडर्ड है, तो यहां इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373.15 केल्विन।
ओके, तो यहाँ पे वाटर का कोई ना कोई एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब क्या होगा कि वाटर में हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की वेपर फॉर्म नहीं हो रही है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर वाटर से ज्यादा होता है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो अगर इसका 100 से ज्यादा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ना। और ये इफेक्ट कैसा होगा कि इसका बॉइलिंग, पूरे जो ओवरऑल आपका सोल्यूशन है, इस पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक ऐसा सब्सटेंट ऐड कर रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंटेनिंग एनपीएस का ज्यादा होता है। मींस ऐसे समझिए कि आपके पास ये कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, और इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें आप कुछ गैंग ऐड कर देंगे। गैंग क्या होता है? ये आप मेटलर्जी में पढ़ते होंगे। ये अशुद्धि होती है, मींस इम्प्योरिटी। इसमें अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो बताइए जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो इसका इंक्रीज होगा ना, क्योंकि अगर हम इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा मींस ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा मींस इसका कम है और इसका ज्यादा है, तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाद में लगाएंगे। टीबी नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा? ये ज्यादा है तो यहां होगा टीबी माइनस ये टीबी नॉट। तो एक तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये किसी भी बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट हो सकता है। ओके, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है। डेल्टा है यहाँ पे। अब मोलैरिटी आपको निकालना आता है, यहां से हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये फॉर्मूला आपको याद करना है और सभी जो आपके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या है? ये यहाँ पे है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। और ये क्या है? ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल कांस्टेंट आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसे। तो एक आपको ये याद रखना है, ये तो आप कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, लॉजिक से याद रख सकते हैं। दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू एम। एम क्या है? मोलैरिटी। अब इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे हो सकता है वो देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम? W बाई एम। ओके, तो ये स्मॉल w हो गया, ये कैपिटल W है। ये आपका सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का मास होगा और ये सॉल्यूट का गिवन मास।
ओके, तो इसे लेना है हमें किसमें, इसे लेना है किलोग्राम में और इसे लेना है ग्राम में। क्यों ग्राम में लेना है, क्योंकि ये भी ग्राम में होगा। अगर इसे हम ग्राम में ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। चलिए लास्ट इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। आप ये याद रख लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है बाई चांस आपसे केवी निकालने को बोला जाए। क्या केवी क्यों निकालने को बोला जाएगा, क्योंकि आपको ये डेल्टा टीवी निकालना है, तो इसके लिए पहले केवी निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू ये क्या होती है, हाँ यहाँ पे इंटू में मोलर मास भी होगा। ये मोलर मास होगा सॉल्वेंट का। मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये तो आपका गॉस्ट सॉरी गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये क्या है, ये आपको सोचना है क्या है। ये है वेपोराइजेशन हीट, लिख लेना है आपको। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद है क्रायोस्कोपी मींस डीप डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा इंक डाल लें मार्कर में। तो जैसा कि हमने इसमें बोला, आपको थ्योरी इसमें याद नहीं करनी है, आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है और जो एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी उससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको समझ में आता होगा ना, टेम्परेचर एट विच वेपर एट लिक्विड become equal part of vapor of solute, सॉरी सॉलिड। तो इसमें लिखेंगे when a non volatile solute is added to a pure solvent, the freezing point of pure solvent the freezing point of pure solvent क्या होगा, डिक्रीज and
This decrease is called depression in freezing point. चलिए इसमें समझिए अब कौन सा ज्यादा होगा, एफ नॉट, टी एफ नॉट या फिर टी एफ। तो ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसे इंडिकेट कर रहे हैं टी एफ से। ये क्या होगा, लेस देन होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नोट करो डेफिनेशन। अब इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो क्या होगा इसमें, डेल्टा टी एफ नॉट, सॉरी डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का था इसमें जस्ट अपोजिट है, उसमें टीवी माइनस टीवी नॉट था। और जो फॉर्मूले होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो जस्ट सेम ही होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसमें, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब यहां आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये है कांस्टेंट है, ये मोलर कांस्टेंट, ये है मोलैरिटी। तो दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कैसे, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बाई एम। यहां होगा कैपिटल डब्ल्यू, ये होगा सॉल्वेंट का मास। ओके, इसे लेना है आपको किलोग्राम में और इन दोनों को लेना है ग्राम। हाँ, और हमने हीट का नहीं बताया, जो लास्ट जो फॉर्मूला था इसमें देखिए, इसमें भी के एफ इक्वल सेम फॉर्मूला होता है एम आर टी एफ का होल स्क्वायर डेल्टा एफ फ्यूजन। तो वैसे तो ये फॉर्मूला आपको यूज में नहीं आएगा, हो सकता है किसी बाई चांस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये लेना चाहिए आपको जूल पर मोल में। चलिए नोट करो, इसके बाद लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें हमें समझना है वाट फैक्टर, और फिर आपका रहेगा क्या, हेनरीज लॉ।
चलिए नोट हो गया होगा। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल पाई से। एक कैपिटल पाई पढ़ा होगा आपने मैथ में, जिसका मीनिंग होता है प्रोडक्ट। डेफिनेशन समझेंगे ओस्मोसिस की। वैसे अगर आप ये डेफिनेशन ना लिखना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। The spontaneous flow of solvent molecule from pure solvent to a solution is called osmosis। तो क्या होता है ऑस्मोसिस? ये आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आपने देखा होगा, आप किशमिश, आपने अगर एक ग्लास में, एक कटोरी में किशमिश रखी हुई है, ये मान के चलिए आपने किशमिश रखी हुई और इसमें आपने रात में भिगो के रख दी, तो सुबह क्या होगा? सुबह ये किशमिश फूल की इतनी बड़ी हो जाती है। क्यों? रीजन क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो इसकी क्या कहते हैं, पारदर्शी झिल्ली कहते हैं हिंदी में इसे। तो जो वाटर होता है वो इसमें किशमिश में अंदर जो इसकी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है उसके अंदर ये चला जाता है। और कब तक जाता है? जब तक कि ये अपना पूरा प्रेशर इसमें नहीं लगा देता। मींस जो इसमें एक मेम्ब्रेन्स होती है इसकी, इसमें अपना पूरा प्रेशर नहीं लगा देता। आपको इससे समझ नहीं आ रहा होगा। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि किसी सॉल्वेंट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तब तक जाना जब तक क्या, जब तक कि उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्या बोला? रिपीट करते हैं। सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन में तब तक ऐड होते जाना किसी पारदर्शी मेम्ब्रेन्स में से होकर उस सॉल्यूशन में अंदर जाना जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। ज्यादा इसमें समझने के लिए है भी नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो क्लियर है। आगे लिखेंगे दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up due to osmosis is called osmosis pressure, sorry, osmotic pressure। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो पाई इज इक्वल टू आ जाता है CRT। यहां पे T क्या है? गैस कांस्टेंट। और ये आपका टेम्परेचर है, इसे आप लेंगे किसमें? केल्विन में। और इसे ले सकते हैं आप मोलैरिटी। तो इसमें क्या होगा, आपको ये पाई की वैल्यू निकालनी होगी और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट दिए होंगे, वॉल्यूम दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा और पाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है द कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट of water at टेम्परेचर यहां दिया होगा, कुछ टेम्परेचर इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, it been giving that (0.1 molar aqueous solution of a substance boiled at 100.052 Kelvin। चलिए, तो पहले आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? ये दी गई है मोलैरिटी। तो लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल 0.1। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, कितना दिया गया है? 100.052 सेंटीग्रेड। तो यहां से डेल्टा टीवी कितना निकलेगा? डेल्टा टीवी कितना निकलेगा? ये होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। तो टीवी आपको दिया हुआ है 100.052 माइनस 100, तो ये आएगा 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। निकालना क्या है आपको? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मींस केवी निकालना है आपको। यहां से केवी निकालना है और आपको यहां दिया गया है मोलैरिटी और डेल्टा टीवी।
तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ? यहाँ होगा Kb इज इक्वल टू मोलैलिटी, सॉरी डेल्टा Tb इज इक्वल होता है Kb इंटू मोलैलिटी। तो Kb इक्वल क्या आएगा? Kb इक्वल आएगा डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी। तो 0.052 अपॉन 0.1, तो कितना आ जाएगा? 0.52 केल्विन पर मोलर। सॉरी केल्विन नहीं, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पर मोलर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a aqueous solution at what temperature will be the water boil at 1.013 bar pressure, boil at 1.013 bar pressure. Kb for the water is 0.52 केल्विन किलो पर मोल। ये दूसरी यूनिट क्या कह सकते हैं? केल्विन मोल। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो क्या दिया गया है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमें यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है किसका? सॉल्यूट का। ये है 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6। तो इसका मोलर मास फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 180 ग्राम। ये डायरेक्ट याद भी रखना होता है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट निकाल सकते। हाँ, ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है। ओके, तो अब और क्या है इसमें? और आपको W दिया गया है, सॉल्वेंट का मास 1 kg। इसके अलावा Kb दिया हुआ है 0.52
केल्विन किलो पर मोल। चलिए टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो डेल्टा टी बी निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है के बी। तो के बी की वैल्यू क्या है? 0.52 मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? 18 अपॉन 180 मल्टी अपॉन होल अपॉन में आ जाएगा 1। ओके, तो इतना ही रहेगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 0.1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0.05। ये निकला आपका डेल्टा टीबी। अब हमें चाहिए टीबी, तो कैसे निकालेंगे इसे? ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टीवी नॉट डेल्टा टीवी। ये आपने फॉर्मूला देखा है, तो इससे हमें निकालना है ये। अब ये निकालना है, तो इसमें हम टीवी नॉट को ऐड कर देंगे। तो टीवी नॉट होता है 100 और ये है आपका 0.052। तो 100 प्लस 0.052 कितना हो जाएगा? सॉरी, 1 मिनट। यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, ये आपके पास दिया हुआ है किसमें? केल्विन में। बस यहां आपको थोड़ा सा यूनिट्स में ध्यान देना है, क्योंकि यहां दिया हुआ है केल्विन में, तो यहां आपको टेम्परेचर लेना होगा केल्विन में। तो केल्विन में कितना होता है टेम्परेचर? अभी इसके पहले हमने बताया कि केल्विन में होता है 373.15 और इसमें ऐड करना है 0.52। क्या ऐड करना है? 0.052। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 373.202। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 ऐड करते तो आंसर गलत आता आपका। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.456 gram of camphor, 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है कितना? 152। डिजोल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। डिजोल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। इसका आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 56.30 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 56.30 सेल्सियस। इफ द मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज 17.2 केल्विन। If the molar elevation constant per 100 gram of acetone is 17.2 Kelvin. तो सॉल्व कीजिए, कैसे होगा सॉल्व? बस केवी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो भी हमने क्वेश्चन में बोला है।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व भी करना है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे हमें देखना है एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसमें। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 1 ग्राम of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene, रिपीट करते हैं, the freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilo per mole. Find the molar mass of solute. तो हम आपको इसमें बता दें, डायरेक्ट आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। अगर किलोग्राम में ये लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो निकालना क्या है इसमें? ये चलिए लास्ट टॉपिक हमें समझना है क्या, सॉरी सेकंड लास्ट, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा देखिए आगे, इन सभी फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। When a solute, हाँ इसमें लिखेंगे आप, when a solute undergoes association और dissociation, एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, the observed value of colligative properties will be different from the expected or theoretical value due to change in number of solute particles. Value
ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में आप इसे लिख सकते हैं वांट हाफ फैक्टर। फॉर्मूला होता है मास ऑफ, हाँ इसमें लिख सकते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसे इंडिकेट करते हैं स्मॉल आई से। तो स्मॉल आई इक्वल होता है, ये आपसे निकालने के लिए नहीं बोलेगा, बस आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख देना है। एबनॉर्मल colligative properties upon normal colligative properties। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, ये वैसे भी नहीं आता, समझना कहाँ पे है। तो हमने अभी कुछ फॉर्मूले देखे थे, हम ये देखेंगे कि ये निकालते कैसे हैं। इस फॉर्मूले से ये नहीं निकालते, कैसे निकालते हैं आगे देखेंगे। तो हाँ पहले ये देख लेते हैं निकालते कैसे, फॉर्मूले को हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर, ए पॉइंट में है, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहे हैं तो उससे आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ए इक्वल फॉर डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब यहां आपके पास कोई एक मोल से यहां एक से ज्यादा मोल्स बने, ये होता है डिसोसिएशन। तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ये इसका फॉर्मूला होता है, समझिए। I होती है क्या, वांट हाफ फैक्टर। n क्या होता है यहाँ पे, एल्फा तो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 50%, 100%। 100% में ये अगर 1 होगा, हाँ ये हम जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आएगा। तो n क्या होगा यहाँ पे, n होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ आयंस। मींस ये कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। देखिए जैसे समझिए, आपके पास एक आपके पास कंपाउंड है NaCl, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, ये Na प्लस में डिसोसिएट होगा प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। हाँ दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या, AgNO3, ये किसमें डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एंड NO2
NO3 नेगेटिव, तो इसमें N की वैल्यू कितनी होगी 2। ओके, ऐसे समझा। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर हमने जैसे पढ़ा होगा पेंटा ऑक्साइड P2O5, ये आपने कोई कंपाउंड पढ़ा होगा, इसका डाइवराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, डाइवराइजेशन करने पे ये जितने भी एटम होते हैं ये डबल हो जाते हैं, P4O10। तो हमने ये बताया क्यों है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि व्हेन कंपाउंड डाइमेराइज, तो डाइमेराइज मींस क्या बोला जाएगा आपसे, व्हेन कंपाउंड डाइमेराइज, डाइमेराइज बोला जाएगा तो N इक्वल टू, व्हेन कंपाउंड ट्राइमराइज इसमें क्या होगा N इक्वल 3, व्हेन कंपाउंड टेट्रामेराइज N इक्वल 4, पेंटामेराइज N इक्वल 5। नोट कीजिए इसे। सेकेंड केस हम आपको यही बता दे रहे हैं, बी नंबर 4 एसोसिएशन। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, I इक्वल 1+1/n-1 इंटू एल्फा। तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड के लिए। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होगा तो वहां पे आप नोट डाल के लिख लीजिए। क्या है कि क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्लास 11 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, तो क्लास 12 में बहुत प्रॉब्लम आती है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं आता तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूट। हाँ, इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूट लेंगे बिल्कुल। तो इसके लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, I डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, I इक्वल 1। एग्जाम्पल होंगे इसके जैसे ग्लूकोज, शुगर, फ्रक्टोज वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। यूरिया हो सकता है। ओके, तो अब आप जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन सभी में आपको थोड़े से चेंजेस कर लेने हैं। जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी हैं उन सभी में आपको एक छोटा सा चेंज करना है। क्या, उसमें आप सभी को लगा लेना है क्या, आई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई एक्स काई। सेकेंड फॉर्मूला देखा था हमने, डेल्टा टी बी इक्वल आई के बी इंटू मोलैलिटी। थर्ड फॉर्मूला देखा था हमने, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ, इसमें भी लग जाएगा आई।
फोर्थ फॉर्मूला लिखा है पाई बराबर सी आर टी, इसमें भी लग जाएगा आई। तो यहां सब में आपको आई की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे सब क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अ डेसीमोलर सॉल्यूशन, a decimolar solution of potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate the osmotic pressure. तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए K4FeCN6। ये किस में डिसोसिएट होगा, ये आप पढ़ेंगे रिएक्शन किस में, डी ब्लॉक में। 4K प्लस और ये हो जाएगा FeCN6 और यहां 4 प्लस है तो यहां 4 नेगेटिव। ओके, तो अब यहां से सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, आई। तो आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ओके, तो यहां से एल्फा आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, 50% मीन्स हाफ। अब ये देखना आप केमिकल इक्विलिब्रियम से, 50% होगा तो हाफ होगा, 25% होगा तो 1/4 होगा, इस टाइप से। ओके, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। हाँ, n क्या हुआ, n थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें +1 और ये टोटल आयन आपको देखना है। तो टोटल आयन कितना है 1 प्लस 4, तो टोटल आयन कितना हुआ 5। तो यहां हो जाएगा 5, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल 3। चलिए अब लगाएंगे पाई इक्वल सी आर टी। तो सी आपको कितना दिया हुआ है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन मींस सी दिया हुआ है आपको 1/10, डेसीमोलर होगा तो 1/10। ये आपको समझ में आ रहा है ना, डेसी सेंटी मिली। अगर सेंटीमोलर बोला गया होता तो 1/100। अब ये तो बेसिक है, ये आपको आना चाहिए कि डेसीमोलर सेंटीमोलर, सेंटीमोलर है तो 1/100, डेसीमोलर 1/10। ओके, आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आर की वैल्यू 2-3 होती है यहाँ पे, तो कौन सी ली जाएगी। तो इसके लिए देखना होगा हमें टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में। तो यहां पे हम आर की वैल्यू लेंगे 0.0821 इंटू 300। ओके, अब इसका आंसर किस में आएगा, एटीएम में, क्योंकि प्रेशर निकालना है ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, किसका 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 3। ये एक यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं, 3 यहाँ आ जाएगा 6, ऐसा कुछ आंसर आएगा। हाँ, इसमें हमने अभी 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया, आई का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9, 18 का 8 और 12 13, इसके बाद 6 7, तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
और आंसर आएगा किसमें, एटीएम में। चलिए, अगर आपकी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इनका रीजन आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तभी ये पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं। वेपर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लास्ट है फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके चलिए, लास्ट है हेनरीज लॉ। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। हमने कोशिश की है कि इसमें हम थ्योरी को कम से कम कर सकें और जो फॉर्मूले हैं और न्यूमेरिकल्स हैं इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ये करने की। क्योंकि आप इसमें थ्योरी कितनी भी याद कर लें, जब आपसे पूछी ही नहीं जानी है तो याद करने का कोई मतलब नहीं होता। चलिए, तो हेनरीज लॉ आपको देखना है अब। चलिए, दो टाइप से इसे समझेंगे। पहली डेफिनेशन है इसकी, द मास एट द एट गैस dissolved in unit volume solution is directly proportional to its partial pressure of gas over the solution the mass at gas dissolved in unit volume solution is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution। तो एम वाई वी क्या है, वी की वैल्यू 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, ये आपका पार्शियल प्रेशर है। तो यहां आ जाएगा एम इज इक्वल टू के एच इंटू पी। अब के एच क्या होता है यहाँ पे, के एच होता है हेनरी कांस्टेंट। के एच होता है क्या, हेनरी कांस्टेंट। सेकेंड आपको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां से लिखेंगे if solubility of gas represented, चलिए पहले इरेज करते हैं तो यहां से
if solubility of gas represented in term of mole fraction, ओके तो इसमें लिखेंगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो P इज इक्वल आ जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये होगा मोल फ्रैक्शन और ये होगा हेनरीज कांस्टेंट। नोट कीजिए। ओके तो जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो तो वो आपको सॉल्व करने हैं और यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओके तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।